तो टाइप्स ऑफ बैंक में हमने देख लिया था कि आरबीआई क्या होता है, सेंट्रल, हर देश में क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक आपको देखने मिलता है। और हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई। इसके बारे में हमने जाना था कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कितने ब्रांचेस है, पहले गवर्नर कौन से है, और उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, अभी कौन से गवर्नर है, कौन से नंबर के है, कितने डेप्यूटी गवर्नर है, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी है, और इन सब के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने उसके फंक्शन के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने फंक्शन के अलावा हमने नोट करेंसी और कॉइन मिंट्स के बारे में जाना था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमने कमर्शियल बैंक, कि किस प्रकार से पैसों का लेन देन के लिए हम कमर्शियल बैंक यूज करते हैं। तो आरबीआई ने इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो वो हमारे देश में कितने हैं, 12। सबसे बड़ा है एसबीआई। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो कितने हैं, 21। सबसे बड़ा है एचडीएफसी। और थर्ड है हमारा फॉरेन बैंक, वो कितने हैं, 45। सबसे बड़ा कौन है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंकिंग। उसके बाद इतना तक हमने, उम्मीद है कि लास्ट क्लास में हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था। अब जो नया टाइप टाइप है वो है, हम जानते हैं, वो है थर्ड डेवलपमेंट बैंक। तो ये सब अपन ने लास्ट क्लास में या लास्ट पार्ट में देख लिया था। अब नए पार्ट में हम जानेंगे आगे की कहानी, और भी कितने सारे टाइप के बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स मिलेंगे। तो थर्ड टाइप है वो है हमारा डेवलपमेंट बैंक या विकास बैंक बोलेंगे। तो नाम से लग रहा है डेवलपमेंट बैंक क्यों बनाए गए होंगे, देश के डेवलपमेंट के लिए हमें एक ऐसी संस्था को स्टैब्लिश करना था जिनका मकसद था कि उससे ज्यादा फॉरेन करेंसी हम जनरेट करें। जितनी फॉरेन करेंसी जनरेट करेंगे उतना देश का डेवलपमेंट होगा। तो हमारे देश में आपको दो टाइप के सेक्टर मिलेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट आगे जाके सर्विस सेक्टर भी हमको देखने मिला जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होती है, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हमने सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव किया। सेकेंडरी सेक्टर की तरफ हमें क्या देखने मिला कि जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, जो लार्ज नंबर के इंडस्ट्री होते हैं, और दूसरा हमको देखने में मिलते हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं करके। तो हमारा क्या ध्यान था कि लार्ज नंबर के इंडस्ट्री को जितना ज्यादा स्टैब्लिश किया जाए, उनको जितना कैपिटल दिया जाए, जितना उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराया जाए, चाहे एम्प्लॉय के माध्यम से या रॉ मटेरियल के माध्यम से, उतना ज्यादा क्या होगा, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और आजादी के बाद तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा था, एजुकेशन रेट केवल 9% था। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारा मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पोवर्टी भी कम होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारे देश में आईएफसीआई की स्थापना की। आईएफसीआई का फुल फॉर्म होता है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 1 जुलाई 1948। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा न्यू दिल्ली। तो ये है आईएफसीआई। तो नाम से लग रहा है इंडस्ट्री सेक्टर को कैपिटलाइज करने के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, साथ में उनको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था आईएफसीआई, ताकि जिस कंपनी को स्टैब्लिशमेंट करने में जो फंड की कमी होती है उसको दूर कर सके। इसके लिए आज़ादी के 1 साल के अंदर ही हमने आईएफसीआई की स्टैब्लिशमेंट की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस कर सके। और ये इसने बहुत अच्छा काम किया और इससे देश का डेवलपमेंट भी देखने मिला। तो जब ये अच्छा काम कर रहा था तो इसका बर्डन दूर करने के लिए हमने 1964 में एक और डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। उसका नाम है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आज के समय आप आईडीबीआई को एज ए प्राइवेट बैंक के रूप में देखते होंगे, बट उसको स्टार्टिंग में उसे एज ए डेवलपमेंट बैंक के रूप में लाया गया था। इसका मेन मकसद है कि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेक्टर पे हमें फोकस करना था। और इसने भी वाकई बहुत अच्छा काम किया। और जब ये अच्छा काम कर रहा था तो 2004 में इसे आरबीआई ने एक पब्लिक सेक्टर बैंक का स्टेटस दे दिया। तो ये भले ही, सॉरी, भले ये आज पब्लिक सेक्टर बैंक है, बट इसे क्या दे दिया हमने, प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या दे दिया हमने, स्टेटस दे दिया।
तो आज के समय आईडीबीआई भले ही आपको प्राइवेट सेक्टर देखने मिले, बट उसमें 30% एलआईसी और 30% हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर देखने मिल सकता है। तो ये सेमी गवर्नमेंट बैंक भी बोल सकते हैं इसको। ये तो इन दोनों का मकसद क्या था कि जितना ज्यादा हो सके हम इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस कर सके। अब समय के हिसाब से हमने बैंकिंग सिस्टम को और कैटेगराइज किया, और हमारा फोकस क्या था, इंडस्ट्री सेक्टर। उसके बाद हमने और भी सेक्टर पे ध्यान देने की शुरुआत की। उसके लिए हमने क्या खोला, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशल बैंक, ताकि हमारा मेन फोकस किसी एक सेक्टर पे हो और आरबीआई का बर्डन भी क्या देखने मिले, हमें कम देखने मिले। अब समझते हैं कि स्पेशलाइज्ड बैंक में क्या था। पहला, तो पहला है हमारा एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1 जनवरी 1982। हेडक्वार्टर देखने मिलेगा मुंबई, हेडक्वार्टर देखने मिलेगा मुंबई। ठीक है, ये है हमारा एग्जिम बैंक। क्यों लाया गया था, इसके पीछे का रीजन है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि पहले के जमाने में यदि किसी कंपनी को या मर्चेंट्स को बाहर सामान एक्सपोर्ट करना था तो उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं था। ना उस जमाने में इंटरनेट थे बहुत ज्यादा, हमको सोशल नॉलेज था। इसीलिए उस समय क्या किया गया, हमने एक एग्जिम बैंक खोला ताकि जितने भी मर्चेंटर्स है उनको हम ज्यादा से ज्यादा एक तो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, साथ में उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे कि किस सामान की कितनी डिमांड है दूसरे देशों में, और उसके हिसाब से उन्हें एक्सपोर्ट करने से पैसा कब तक मिलेगा और क्या प्रोसेस रहेगा। और जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या मिलेगी, सरकार को फॉरेन करेंसी मिलेगी, और जितनी फॉरेन करेंसी मिलेगी वो देश के लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये आज भी काम करती है, ताकि एक तो कैपिटल प्रोवाइड कर सके, साथ में गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए क्या लाया गया था, एग्जिम बैंक। तो किसी एक व्यक्ति को या एक सेक्टर को ध्यान दीजिए कि तुम्हारा ध्यान किस में होना चाहिए, एग्जिम में। तो इससे क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पहले क्या था, आरबीआई को बहुत सारे काम दिए गए थे तो आरबीआई पे बर्डन हो जा रहा था। अब इसके लिए स्पेशल स्पेसिफिक फील्ड के लिए क्या लाया गया था, हमारा सेक्टर लाया गया था। तो ये था एग्जिम के बारे में। इसके कुछ समय बाद सरकार ने क्या लाया, नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 12 जुलाई 1982। इसका हेडक्वार्टर भी क्या मिलेगा, मुंबई। हाँ, तो ये क्या था, 100 करोड़ कैपिटल से स्टार्ट होने वाली क्या थी, संस्था थी, जहां पर 50% आरबीआई और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या देखने मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। तो मेनली नाम से क्या लग रहा है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और दूसरा साथ में क्या करना है, रूरल डेवलपमेंट में। क्योंकि जब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। अब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है क्रेडिट की, कि किसानों के पास क्या होता है, उतने पैसे नहीं होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके या फिर टेक्नोलॉजी हायर कर सके। और दूसरा, रूरल डेवलपमेंट भी अच्छे नहीं होते, सड़कों की कमी, लाइट्स की कमी, पानी की कमी, इन सबको भी डेवलपमेंट करने का काम क्या करता है, नाबार्ड करता है। अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलके जितना ज्यादा हो सके नाबार्ड हमारा हेल्प करने का ट्राई करेगा। इसको बनाया गया था 1982 में बनाया गया था। और आज देखा जाए तो 100 करोड़ से स्टार्ट होने वाली संस्था आज 10,000 करोड़ से ज्यादा की संस्था बन चुकी है। केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अलावा नाबार्ड हमारा एक और होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें भी क्या करता है, हमारा इन्वेस्टमेंट करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जहां पर 10 से अधिक जो किसी काम करने के लिए लोग जमा होते हैं, कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। तो हमारे भारत में आज के डेट में 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल जाएंगे। और इसमें नाबार्ड बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि गांव में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, वुमन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाया जा सके। और सरकार की स्कीम्स होती है उसको भी इम्प्लीमेंट करने में क्या करता है, नाबार्ड पार्टिसिपेट करता है। तो ये केवल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया था, नेशनल
हाउसिंग बैंक। इसको बनाया गया 9 जुलाई 1988 और हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली। तो इससे पहले एनएचबी आरबीआई के अंदर काम करता था, बट 2019 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया। अब 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका मेनली काम क्या था कि देखे जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे। तो जैसे हम गांव से अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रहने की। तो किसी भी देश में डेवलपमेंट चाहिए तो हम चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं कि अच्छी प्रॉपर तरीके से घर में रह करके। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि घर को बनाने के लिए सरकार की जो स्कीम्स में उसमें पैसों की कमी थी, जो रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट थे उसमें पैसों की कमी थी। इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या लाया गया था, एनएचबी लाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या बना सके, घर बना सके। आपने एक स्कीम का भी नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री अटल आवास योजना, जिसके तहत 2022 तक सरकार ने बोला है कि 1 करोड़ से ज्यादा के घर बना के देंगे। कि किसी भी देश के डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से घर दिखने चाहिए। तो इसीलिए क्या बनाया गया था, एनएचबी, ताकि जितने भी रुके हुए जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उस पे हमारा ध्यान जा सके करके। अब नेक्स्ट है, फोर्थ है, वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था 2 अप्रैल 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर देखने मिलेगा लखनऊ। हम्म, अब देखिए सिडबी क्या होता है, यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी मिलेगी। एक मिलती है माइक्रो, दूसरा मिलता है स्मॉल, तीसरा मिलता है हमारा मीडियम। तो 3 प्रकार की कैटेगरी मिलती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमने एमएसएमई सेक्टर में थोड़ा सा कम फोकस किया था, लार्ज इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना 1980 में वहां पर एमएसएमई सेक्टर में प्रोग्रेस हो रहा था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी क्या कर दिया, एमएसएमई सेक्टर पर फोकस करना शुरू किया। तो पहले इसकी डेफिनेशन अलग हुआ करती थी 2020 से पहले। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग था और सर्विस सेक्टर के अलग हुआ करता था एमएसएमई का डेफिनेशन, और उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखा करते थे। बट 2020 में इसका डेफिनेशन चेंज कर लिया गया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर हमारा सर्विस सेक्टर के लिए बात करें। तो इसमें जो आज हम देखते हैं वो देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस पे, और दूसरा हम लोग देखते हैं टर्नओवर के बेस पे कि भाई किस कंपनी पे माइक्रो बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। यदि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, माइक्रो। बट टर्नओवर भी देखना जरूरी है, तो वो होता है 5 करोड़ से कम, तो ये मिलेगा माइक्रो। यदि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से किसके बीच हो, 10 करोड़ के बीच हो तो स्मॉल। इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा 5 करोड़ से कितना है, 50 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल इसमें आ जाएगा। यदि इन्वेस्टमेंट हमारा 10 करोड़ से कितना है, 50 करोड़ के बीच में है, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 से 250 करोड़ के बीच में होगा, उसको क्या बोलोगे, मीडियम कंपनी बोलोगे। तो और 250 करोड़ से ऊपर की कंपनी क्या हो जाती है, हमारी लार्ज कंपनी हो जाती है, ये कॉर्पोरेट घराने कंपनी बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा डेफिनेशन। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में हमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और आज के समय हमारे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर है तो वो कौन सा है, हमारा एमएसएमई सेक्टर है। इसके लिए सरकार अलग अलग तरीके अपनाती है, इन्वेस्टमेंट हो सके, सरकार लोन प्रोवाइड करती है। और आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिससे भी क्या होता है, हमारा एमएसएमई सेक्टर को बहुत फायदा मिलता है। तो जब लॉकडाउन में एमएसएमई सेक्टर हमारे बंद हो गए थे, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर ओपन करने के लिए सरकार ने उनको लोन भी प्रोवाइड किए थे। तो हमारे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद ये सबसे ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर मिल जाएगा एमएसएमई। तो ये हमने चाइना में जब देखा कि बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसके बाद 1990 में हमने अपने देश में भी लाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सभी सेक्टर पे फोकस कर सके, कोई भी सेक्टर हमसे छूटे नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा मेन मकसद क्या है कि जितना ज्यादा हो सके बैंकिंग फैसिलिटी भारत के हर कोने तक पहुंचानी है करके। आगे, तो ये था हमारा चौथा टाइप, वो था हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक।
लास्ट टाइप है वो है कोऑपरेटिव बैंक या फिर सहकारी बैंक। हाँ, सहकारी बैंक को लाने का मकसद था कि जितना ज्यादा हो सके हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है वित्तीय समावेशन, कि जितनी बैंकिंग फैसिलिटी भारत के अर्बन इलाकों में या मेट्रो सिटीज में मिलती है, सेम उतनी ही बैंकिंग फैसिलिटी भारत के हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये हमारा क्या होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। जैसे एटीएम्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, बैंक्स की बहुत सारे ब्रांचेस देखने मिल जाएंगे, चेक सिस्टम हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, ये जो टैक्स सिस्टम हो गया, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस है या बैंकिंग इंक्लूजन है वो हमारे भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारा क्या रहेगा, मकसद रहेगा। इसी के ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव बैंक लाया गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास उतने सरकारी बैंक थे नहीं, और हमें जो पैसा था ग्राउंड लेवल में, जो रूरल इलाके में रहते वहां तक पैसे पहुंचाने के लिए भी हमने क्या लाया था, कोऑपरेटिव बैंक लाया है। अब कोऑपरेटिव बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। क्या, एक है हमारी संस्था आरबीआई। आरबीआई में एक और साथ में रहती है आरसीएस, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या होता है, हर राज्य की स्टेट पॉलिसी क्या होती है, अलग अलग होती है। हर राज्य में एग्रीकल्चर ग्रोथ अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए पंजाब में आरसीएस एक्ट बना है, तो वहां पर जो खेती होती है वो मक्का, ज्वार, सरसों इनकी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपको ज्यादा देखने मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पर कपास, शुगर, गेहूं इनकी फसल ज्यादा होती है, तो यहाँ की सरकार क्या करेगी, इन फसलों पे ज्यादा पैसा देगी कंपेयर टू कम दूसरे क्रॉप्स में। तो हर स्टेट का क्या होता है, आरसीएस पॉलिसी क्या होगा, अलग अलग देखने मिलेगा। अब आरबीआई और आरसीएस मिलके क्या करेंगे, एक फंड तैयार करेंगे। अब ये जो फंड है वो हमारे क्या होगा, सेंट्रल लेवल में, मतलब राज्य स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर में है, तो उसे हमें क्या करना है, महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट तक और हर विलेज में रहने वाले क्या होने चाहिए, फार्मर्स तक या गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए या तो हम लोग बैंक्स ओपन कर ले, बट बैंक्स ओपन करने के लिए उसमें जो कॉस्ट लगता है वो महंगा हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, एक हिरारकी बना के रखा। हिरारकी बनाने के लिए क्या हुआ, हमने एक ऊपर में बनाया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो आरसीएस का जो फंड होता है और आरबीआई का पहले किस में आ जाएगा, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रूप में आएगा, ये जो स्टेट लेवल संभालेगा। उसके बाद स्टेट के बाद वो पैसा कहाँ जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। जैसे हमारा कितने हैं, गुजरात अपने महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से क्या जाएगा, वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में करीबन 40,000 से ज्यादा क्या देखने मिलेंगे, गांव देखने मिलेंगे। तो हर गांव में क्या होती है, एक हमने 10 से अधिक लोगों का जो ग्रुप बनाया, उसको बोलते हैं हम लोग पीसीएस। पीसीएस मतलब क्या होता है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। जो क्या करते हैं, इनके थ्रू पैसा लेते हैं, और जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं जिनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उनको हम 1 लाख तक का लोन देते हैं और 1 साल तक के लिए देते हैं, ताकि जो पैसा है, क्रेडिट है, भारत के रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, वो देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा पीसीएस। तो ये हो है हमारा कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, भारत के हर व्यक्ति तक पैसा पहुंचाने का ट्राई करते हैं। तो पहले आरबीआई और आरसीएस इसको हेल्प करते थे, बट 1982 में आगे जाके नाबार्ड भी इनको क्या करता है, थोड़ा सा हेल्प करता है क्रेडिट प्रोवाइड कराने में। तो इस प्रकार से तीन संस्था, आरबीआई, आरसीएस और नाबार्ड के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर दिया गया, ताकि वो ग्राउंड लेवल तक पैसा पहुंचा सके। तो कोऑपरेटिव बैंक का मकसद क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करना। अब आज हमारे भारत में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं। जो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक देखने मिलेगा वो मिलेगा शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक भारत का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक भी है। 1917 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई में देखने मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा कोऑपरेटिव बैंक है। तो हमने
पांच चीजें देख लिया। एक तो हमने सेंट्रल बैंक के बारे में जान लिया, दूसरा हमने कमर्शियल बैंक के बारे में जान लिया, तीसरा हमने देखा डेवलपमेंट बैंक क्या है, चौथा हमने देख लिया स्पेशलाइज्ड बैंक है, पांचवा क्या है कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम को लाने का मकसद ही क्या था कि इस टारगेट को हम जितना ज्यादा हो सके भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचाए। बट कहीं ना कहीं उसमें भी क्या थी, कुछ ऑब्स्टिकल्स देखने मिले थे, कुछ कमियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा था। जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो शहरों में रहते, उनको आसानी से इनके बारे में फैसिलिटी मिल रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए और साथ में ये टारगेट अचीव हो जाए बोल के 2014 में फिर आगे जाके आरबीआई ने एक कंसेप्ट दिया कि सरकार को बोला कि आप एक काम करिए, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइए हमारे भारत में, क्योंकि हमारा मेन मकसद होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जितना ज्यादा हो सके रूरल में इसको एक्टिविटी को बढ़ाने। अब ऐसा था कि 2014 से पहले यदि किसी भी व्यक्ति को अकाउंट खोलना होता था तो मिनिमम 500,000 रुपये खुद देने पड़ते थे, और आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता था एरिया वाइज, चाहे वो 5,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, 500। तो ये हर लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं हो पाती थी। साथ में जो पैसे वाले उन्हीं वही लोग उसको अचीव करते थे। फिर 2014 में सरकार ने एक स्कीम के तहत क्या लाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और अकाउंट खोलने थे। और जितना ज्यादा लोगों के अकाउंट खोलोगे, और यहाँ पर ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया कि आपको अकाउंट में मिनिमम पैसे नहीं भी रखेंगे चलेगा, और किसी प्रकार का पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। और साथ में रूरल डेवलपमेंट करना था, इसीलिए आगे जाके सरकार ने आरबीआई के प्रपोजल को माना और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए अलग अलग कमेटी स्टैब्लिशमेंट की। अब देखते अलग अलग कमेटी ने क्या क्या बोला। तो ये पेमेंट बैंक मिलेंगे और एक हमारा आगे जाके आरआरबी। अब पेमेंट बैंक की बात करते हैं। पेमेंट बैंक को हिंदी में बोला जाएगा भुगतान बैंक, और ये है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक बोलते हैं। अब पेमेंट बैंक के लिए ना एक कमेटी बैठी गई, उस कमेटी का नाम था नचिकेत मोर कमेटी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद बोला गया कि भाई सरकारी बैंक नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकारी बैंक में थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होता है। तो हमने बोला कि चलो, जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमने बोला कि इसको प्राइवेट बैंक का स्टेटस दिया जाएगा। बट सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करेगी, और प्राइवेट बैंक मैक्सिमम क्या होती है, केवल प्रॉफिट के लिए काम करती है। और हमारा मेन मकसद क्या है, रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि जिनके पास मिनिमम 100 करोड़ रुपया है, वही क्या कर सकते हैं, पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल के अलावा जो सबसे मेन बात है कि आपकी जितनी भी टोटल ब्रांचेज होती हैं उसका 25% क्या खोलना पड़ेगा आपको। जो अनबैंक्ड इलाका है, जहां पर ज्यादा बैंक देखने नहीं मिलते, अनबैंक्ड रूरल एरियाज में आपको अपनी ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी। ये सबसे अच्छा पॉइंट हमें था कि भाई पेमेंट बैंक को अपनी जितनी भी ओवरऑल ब्रांचेस है भारत में, उसका 25% कहाँ खोलना है, रूरल एरियाज में खोलना है, क्योंकि हमारा मेन ही मकसद क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब क्या हुआ कि गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता, तो लोन के डेप ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए इसमें फैसिलिटी दी गई थी कि जो पेमेंट बैंक है उसमें केवल पैसा डिपॉजिट ही हो सकता है, और किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। अब ऐसा ना हो कि डिपॉजिट भी हम 10-15 लाख करें और बैंक फ्रॉड निकले तो भी दिक्कत हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शुरुआत में बोला गया था कि जितने भी कस्टमर है 1 लाख तक पैसा डिपॉजिट कर सकते थे। बट अब आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया गया है, 2 लाख रुपए तक पैसा डिपॉजिट करने की बात कही है। तो पैसा कितना तक डिपॉजिट कर सकते हैं हम लोग, 2 लाख रुपया तक कर सकते हैं। उसके बाद
इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 13 के तहत। और आज के डेट में कितने आपको देखने मिलेंगे? छः। छः पेमेंट बैंक हमको देखने मिलेंगे। कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। तो एक एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो है, पेटीएम है, एनएसडीएल मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और नेक्स्ट है जियो या रिलायंस। तो इस प्रकार से हमारे कितने हैं? छह पेमेंट बैंक हैं। तो इनका मकसद क्या था? सेम अभी तक जो हमारा कंसेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करना। दूसरा है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, लगभग लगभग सेम रिकमेंडेशन दी गई। इसके लिए कमेटी बैठाई गई थी, उषा थोरट कमेटी। इस कमेटी ने भी कुछ अपने रिकमेंडेशन दी कि जैसे इसको भी क्या बनाया जाए, प्राइवेट बैंक बनाया जाए, बिकॉज सरकारी बैंक नहीं बनाएंगे। सेम यहाँ पर 100 करोड़ बोला गया था ओपन करने के लिए, बट यहाँ पर मिनिमम कितने चाहिए? 200 करोड़ रुपीस चाहिए हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए। सेम लाइन, किसी भी कंपनी को यदि स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसको अपनी टोटल ब्रांच का 25% कहाँ बनाना पड़ेगा? अनबैंक्ड रूरल एरियाज में। बट इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस देखने क्या मिला कि यहाँ पर आप पैसा कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको लोन भी मिल सकता है। अब लोन मिल सकता है, और जो उतने लोग लोन डेप में ना फंसे, इसको ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा। वो क्या था? हम उन्हीं को परमिशन देंगे जिनको क्या है, 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। तो जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस होता है बैंकिंग सेक्टर में, उन्हीं को ही हम लोग परमिशन देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई उनके बैलेंस शीट और उनके बारे में अच्छे से जान सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या देते हैं, कैटेगरी देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी, 60 से ज्यादा, बट आरबीआई ने कितने दिए परमिशन? 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक का परमिशन दिया है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल, उज्जीवन, उत्कर्ष, नॉर्थ ईस्ट, जनलक्ष्मी। इसके अलावा जो 11वें नंबर का मिलेगा आपको वो है शिवालिक। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक मिलेगा। और जो सबसे लेटेस्ट है वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 1 नवंबर 2021 को बना है, सबसे लेटेस्ट, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और दोनों का मकसद मैंने बताया अभी तक, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पर हमने 5 टाइप के बैंक देख लिए। दूसरा हमने देखा पेमेंट बैंक देखा। तीसरा हमने क्या देखा, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देख लिया कि कितने हैं कितने नहीं। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है हमारा रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक कहते हैं जिसे। तो ये है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। हाँ, तो हमारे महात्मा गांधी जी का सपना हुआ करता था कि कोई भी देश तभी डेवलप्ड होगा जब वहां पर क्या हो, गांव का विकास हो। तो गांव का विकास करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रेडिट। आज के समय जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, ये बड़े बड़े सिटीज डेवलप क्या होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां पर पैसे की मात्रा ज्यादा है। जितना ज्यादा पैसा होगा तो वहाँ इंडस्ट्री खुल सकते हैं, सर्विस सेक्टर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, स्कूल्स आएंगे, कॉलेज आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलेगी, मेट्रो आएगा, बुलेट ट्रेन आएंगे, उसके अलावा बसेस आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अभी हमारा मकसद क्या है कि रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि यदि किसी देश का डेवलपमेंट करना है तो गांव का डेवलपमेंट करो, गांव का विकास होगा तो क्या होगा, देश विकसित होंगे। तो इनके सपने को भी पूरा करना था, और हमारे देश में रूरल
इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको भी पहुंचाना था। इसके लिए अलग अलग कमेटी बैठी और फाइनली एक हमारी जो कमेटी बैठी उसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। और इस नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने क्या किया, 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की इस्टेब्लिशमेंट कर दी। और आरआरबी को बनाने का मकसद यही था, रूरल डेवलपमेंट। तो अब इसमें क्या था कि कौन इसको चलाएगा, किस प्रकार से इसमें पैसे लगेंगे, क्या नहीं, इसके लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसको जानते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम्म, अब पहली बात तो बनाया क्यों गया था, जब इसको बनाया गया था तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, कानून बनता है। बट इसको बनाने के लिए पहले पार्लियामेंट से बिल नहीं पास किया गया, पहले लाया गया था ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या लाया जाता है, देश में 6 महीने के लिए कोई कानून बना दिया जाता है ताकि वो कुछ समय के लिए वैलिड रहे। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया था वो लाया गया था 26 सितंबर 1975 को, ताकि उसके तहत हम 2 अक्टूबर को आरआरबी की स्टैब्लिशमेंट कर दें। क्योंकि राष्ट्रपति जी जब ऑर्डिनेंस लाते हैं तो वो 6 महीने तक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। और 6 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से बिल पास कर लेना पड़ता है। और बिल पास करने के बाद उसको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से परमिशन मिल जानी चाहिए, ताकि वो कंटिन्यूटी में रहे। यदि बिल पास नहीं हो पाया तो ये क्या होता है, 6 महीने के बाद इनवैलिड हो जाता है। तो फाइनली आगे जाके हमने क्या किया, बिल पास कर दिया। और क्या लाया गया, आरआरबी एक्ट 1976, जिसके तहत क्या बनाया गई, आरआरबी। उसमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे, नियम कानून मिलेंगे। तो ये होता है आरआरबी में शेयर होल्डिंग। आरआरबी में क्या होता है, शेयर होल्डिंग होती है कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, ताकि किसी एक सेक्टर पे पूरा बर्डन ना आ जाए। तो इसके लिए ये रेशियो अपनाया गया है कि कभी भी आरआरबी को बनाने के लिए उसमें 50% पैसा कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 15% पैसा कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और 35% जो लगाया जाएगा वो है स्पॉन्सर बैंक के द्वारा, ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कम से कम बर्डन आ सके। तो आगे जाके क्या हुआ, हमारे भारत में 2 अक्टूबर 1975 को भारत का पहला आरआरबी देखने मिला। उसका नाम है प्रथमा बैंक। और ये कहाँ ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ मोरादाबाद। तो मोरादाबाद में क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। और मुरादाबाद मिलेगा आपको यूपी में। कहाँ मिलेगा आपको, यूपी में। अब इसको जब इस्टेब्लिश किया गया तो सीधी सी बात है कि 50% पैसा क्या लगाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस समय की यूपी गवर्नमेंट थी। 15% पैसा किसने लगाया होगा, यूपी गवर्नमेंट ने। और 35% पैसा किसने लगाया है, उसको सिंडिकेट बैंक ने लगाया है। किसने लगाया, सिंडिकेट बैंक ने पैसा लगाया। तो इस प्रकार से हमारे भारत में आरआरबी की स्टैब्लिशमेंट हुई। तो धीरे धीरे अलग अलग बैंकों ने स्पॉन्सर किया, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हमने आरआरबी को स्टैब्लिशमेंट किया। बट आगे जाके क्या हुआ, 1987 में एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी का नाम था कालेकर कमेटी। तो कालेकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद से हमने आरआरबी को बनाना बंद कर दिया। तो आज हमारे देश में 43 आरआरबी आपको देखने मिलेंगे। और जहां तक मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र में आपको दो आरआरबी देखने मिलेंगे। एक है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, दूसरा है विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक। अब महाराष्ट्र में तो नाम से लग रहा है कि इसको स्पॉन्सर करने वाली कौन सी बैंक होगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक को जो स्पॉन्सर करने वाली बैंक है वो कौन है, बैंक ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। तो
भारत में क्या होता है, आरआरबी का एग्जाम होता है, और आरआरबी का एग्जाम जो लिया जाता है वो आईबीपीएस के द्वारा लिया जाता है। तो ये है हमारा आरआरबी का क्या स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे सरकार की जितने भी स्कीम्स होती है, खासकर जो पेंशन होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम या मनरेगा वर्कर्स होते हैं, उनकी यहाँ पर फैसिलिटी देना, उनको वेजेस देना। एक प्रकार से बैंकिंग फैसिलिटी जो नॉर्मल आपको देखने मिलती है कमर्शियल बैंक में, सेम फैसिलिटी आपको यहाँ भी देखने मिलेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सब फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही सरकार के कुछ स्कीम्स होते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जैसे दो सबसे फेमस स्कीम है वो आरआरबी के द्वारा देखा जाता है। पहला है हमारा लीड बैंक स्कीम, दूसरा है हमारा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। अब जहां तक लीड बैंक स्कीम की बात करें तो वो क्या है, वो खोला गया था 1969 में। गाडगिल ग्रुप एक कमेटी आई थी उसके रिकमेंडेशन के बाद, क्योंकि उस समय हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, पोवर्टी ज़्यादा था, एजुकेशन की बहुत कमी थी। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाया था, लीड बैंक स्कीम बनाया था, ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट जितना दूर होगा उतनी ही क्या होगी, हमारी पोवर्टी भी दूर होगी, और पोवर्टी दूर होगी तो देश को भी फायदा मिलेगा। तो ये स्कीम भले ही 1969 में बनाया गया, बट आगे जाके आरआरबी ने इसको देखना शुरू कर दिया, और सेम आगे जाके अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया। तो जैसे क्या होता है कि आपके पास यदि डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है तो क्या करोगे, जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो, उतना ही यूज कर सकते हैं। मान लो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है तो 1000 यूज कर सकते हो। बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, बट उस कार्ड में आपके सर्टन कुछ अमाउंट रहते हैं, जैसे 50,000, 10,000, 20,000। तो आप उसको यूज कर सकते हो और विद इन कुछ टाइम पीरियड में उसको आप जमा कर सकते हो। यदि आप जो भी टाइम पीरियड में उसे जमा कर देते हो तो आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, बट यदि लेट होता है तो फिर आपको पेनाल्टी लगती है। तो सेम हमारे भारत में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ताकि उनकी जो पैसों की कमी ना हो उसके लिए क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। ये बाकी धीरे धीरे सबको देने लगे। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी वो होगी किसानों को। बिकॉज कभी कभार फसल खराब हो गई, या जो छोटे किसान होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि वो फर्टिलाइजर खरीद सके, पेस्टिसाइड खरीद सके, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए, और लोन आसानी से मिलता नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए 1998 में क्या लाया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्या होता है किसानों को 10,000 रुपए तक का क्या दिया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा, जहां पर वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद विद इन टाइम पीरियड में उसको वापस कर सकते हैं। तो ये दोनों आप देख सकते हो मेनली मकसद क्या रहा है, रूरल डेवलपमेंट के लिए जितना ज्यादा हो सके हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, गरीबी दूर करना है, और किसानों के लिए क्या करना है, वेलफेयर करना है। तो ये था हमारे आरआरबी का टाइप, जहां अपन ने देखला कि अभी पहला कौन था और उस समय क्या था और आज कितने हैं। और इससे पहले हमने देख लिया पेमेंट बैंक कितने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं। उससे पहले हमने देख लिया कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। इतने सारे हमने क्या कर दिया, बैंकों को उनके अलग अलग काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया। और समय के हिसाब से हमारे बैंकिंग सिस्टम में भी बदलाव देखने मिला, इंटरनेट फैसिलिटी आ गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे काम बढ़ते जाएंगे तो हम और उसको कैटेगराइज करते जाएंगे। तो ये था हमारा जो सेकंड पार्ट था, टाइप्स ऑफ बैंक, जहां पर मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पहले पार्ट में हमने देखा था आरबीआई के बारे में और कमर्शियल बैंक में, आगे का जो जाना वो आज की क्लास में। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।